फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है लेक्चर नंबर 5 और तारीख है 5 मई 2020। हम लोग कर रहे हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा है? कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन देखी है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज देखी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज एक बार मुझे रिवाइज कराओगे? जर्नल एंट्रीज न्यू कंपनी की बुक्स में रिवाइज करा दो। सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। सेकंड एंट्री क्या होती है? सन्ड्री एसेट किस वैल्यू पर? एग्रीड वैल्यू पर। सन्ड्री एसेट एग्रीड वैल्यू पर। अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दी गई है तो इन दैट केस बुक वैल्यू लेकर चलोगे। हमें वही एसेट यहाँ पर लेने हैं जो टेक ओवर किए गए हैं, वो एसेट यहाँ पर नहीं लेने हैं जो साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया है कि टेक ओवर नहीं हुए। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटी में हमें क्या करना है? एग्रीड वैल्यू पर लेना है, अगर नहीं दी हुई तो सेम वैल्यू पर ले लेना है। ठीक है, डिबेंचर के केस में थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है आपको कि डिबेंचर होल्डर्स वहां पे लिखना है। बड़ी सारी बुक में डिबेंचर लिखते हैं लेकिन आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल करेक्ट करनी है, डिबेंचर्स होल्डर लिखना है। ठीक है, आगे फिर उसके बाद बात आती है क्या होता है? सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। उसके बाद टू बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज और जो बैलेंस फिगर आएगा, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस फिगर आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, और डेबिट साइड में बैलेंस फिगर आ रहा है तो मतलब गुडविल। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लो ध्यान से। अगर पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, अगर पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो उस केस में आपके पास एक चॉइस है कि आप उस पुरानी वाली गुडविल को टेक ओवर मत कराओ। बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाती है। जो बैलेंस फिगर हम कैलकुलेट करते हैं ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप गुडविल को भी टेक ओवर कर लोगे पुरानी बुक वैल्यू पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती हैं इस पॉइंट पर। तो जब ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी क्या होती है? लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू जो भी हमने सेटलमेंट जिस भी फॉर्म में पीसी हमने पे की है, इक्विटी शेयर दिए तो टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस दिए तो टू प्रेफरेंस, अगर वहां पर प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर बैंक यानी बैंक से पेमेंट की है या कैश में कुछ अमाउंट पे किया है तो टू कैश या बैंक। ठीक है, डिबेंचर भी दे सकते हैं तो टू डिबेंचर्स। जिस भी फॉर्म में आपने पीसी पे की है तो वो आपको पता होगा। आपका जो वर्किंग नोट बनता है परचेज कंसिडरेशन का, वहां से आपको पता लग जाएगा। चलो, अब जो फोर्थ एंट्री है, तीन एंट्री तो हमारी हर एक क्वेश्चन में होती है जब हमें न्यू कंपनी की अकाउंटिंग करनी होती है, तो तीन एंट्री तो हमें हर क्वेश्चन में देखने को मिलती है। चौथी एंट्री कौन सी होती है? चौथी एंट्री होती है जो लायबिलिटीज है, जो पुरानी कंपनी में जो लायबिलिटीज थी उनको हम न्यू लायबिलिटी में या तो कन्वर्ट कर रहे हैं या उनकी पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कुछ क्रेडिटर हमारे डिसेंटिंग क्रेडिटर्स हैं, मतलब कुछ लोग हमारे यहाँ पे नहीं आना चाहते, वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। तो इन दैट केस हमें पहले उनको टेक ओवर करना है और बाद में उनको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। इसी तरह जैसे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स को हम न्यू लायबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। कई बार 12% वाले डिबेंचर होल्डर को हम क्या करते हैं? 15% नए वाले डिबेंचर्स देते हैं। तो हम क्या एंट्री डालते हैं? डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट टू 15% डिबेंचर्स न्यू कंपनी वाले। ठीक है, तो ये लायबिलिटी वाली की एंट्री रहती है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी आती है? कॉन्ट्रा कैंसिलेशन। कॉन्ट्रा कैंसिलेशन कौन सी एंट्री होती है? जिसमें एक कंपनी ने, जो ये दोनों कंपनी आपस में मतलब एक साथ मिल रही है, पहले अलग अलग थी अब एक साथ मिल गई है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रीटमेंट भी हो सकती है कि हमने उसके साथ कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पहले कर रखी हो लेकिन अब वो हमारी कंपनी का ही पार्ट बन गई है, तो जो उसके डेटर में दिखाई दे रहे हैं, हम उसके डेटर में दिखाई दे रहे हैं और वो हमारे क्रेडिटर में दिखाई दे रहा है, तो वहां पे कॉन्ट्रा कैंसिलेशन की एंट्री होती है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें मैं आपको ये पॉइंट समझा भी दूंगा अच्छे से। उसके बाद जो हमारी एंट्री बनती है वो एंट्री बनती है लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की।
लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आपको पेमेंट नहीं करनी है। आपको पेमेंट तभी करनी है जब उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहे कि भाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किसने बियर करे हैं, पे करे हैं, न्यू कंपनी ने। इन दैट केस आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसकी डालनी है। क्या एंट्री डालते हैं उसको? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है एंट्री, वो आती है पुरानी कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। पुरानी कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं जो इनकम टैक्स की वजह से बनाए जाते हैं, इनकम टैक्स लॉ की वजह से उन्होंने बनाए हुए हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ठीक है। तो इनकम टैक्स में रिबेट पाने के लिए कुछ रिजर्व बनाए हुए हैं पुरानी कंपनी ने, ठीक है। कुछ सालों तक उनको बेनिफिट मिलता है, रिजर्व बना के रखोगे तो आपको डिडक्शन मिलती रहेगी, ठीक है, टैक्स में कुछ छूट मिलती रहेगी। तो नई कंपनी क्या करती है, पुरानी कंपनी का जब सभी बिजनेस उसने टेक ओवर कर लिया तो वो क्या करेगी, वो रिजर्व्स को भी मेंटेन करेगी, क्योंकि उसको बेनिफिट चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो रिजर्व उसके बैलेंस शीट में नजर आएंगे। तो उसके लिए एक एंट्री डाली जाती है। एंट्री क्या डाली जाती है? अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। जो भी रिजर्व का नाम हो वो आपको क्रेडिट कर देना है, राइट। अच्छा, एक एंट्री हमारी और इंपॉर्टेंट है, वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री मैंने अभी तक आपको समझाई नहीं है। जब आपको मैं कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, एक दो क्वेश्चन में वो आएगी, तो वो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझा दूंगा बात, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंट्री तो हमारी नई बुक्स में, नई कंपनी की बुक्स में 3 एंट्री तो आनी ही आनी है हर बार, ठीक है। लेकिन उसके बाद की जो एंट्री है वो आपको एक बार चेक जरूर कर लेनी है कि वो एंट्री इस क्वेश्चन में है या नहीं है, राइट। चलिए अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। जो अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, सुनो ध्यान से, मैं क्यों पुरानी बुक की अकाउंटिंग सिखानी शुरू कर दी है, क्यों सिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा होता है पीसी कैलकुलेट करो, न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्रीज डालो, और पुरानी कंपनी की बुक्स में लेजर बनाओ, लेजर प्रिपेयर करो। तो अब हम क्या करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे आज ये डिसाइड किया है कि पुरानी कंपनी की बुक्स भी हमें सीखनी है आज। चलो ठीक है जी, बात समझ में आ रही है कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? कोई हाँ या ना क्यों नहीं बोल रहा? सभी लोग हैं भी या नहीं है क्लास में? हाँ भैया। ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुको जरा, मैं फॉर्मेट ले लूं कहीं से, ठीक है। अब सुनो, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी हम देखने जा रहे हैं। देखो करना क्या है आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, तो फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एक बार ये क्वेश्चन जरा आपको रीड करना है, और यहाँ पे देखो एक चीज और मुझे आपको दिखानी है। मैंने क्वेश्चन लिया है और यही क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, बस माइनर सा इसमें चेंज है, और वो चेंज जो है उसकी वजह से पूरा आंसर अलग हो जाता है, ठीक है। मैं वो चीज दिखाऊंगा आपको जो हमारी बुक में और 10 ईयर में है, क्या थोड़ी सी गलती है वो बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप ये क्वेश्चन जरा ध्यान से, हाँ जी, ये 2012 रेगुलर का क्वेश्चन है, रेगुलर कॉलेज का है, 2012 रेगुलर एग्जाम का क्वेश्चन है। मुझे तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, भले वो रेगुलर का हो या कोरस्पोंडेंस का हो या ऑनर्स का हो, किसी का भी हो, मुझे अपने कॉन्सेप्ट कवर कराने हैं आपको। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। और हाँ एक बात बोल दूं आपको, एग्जाम में जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना, पुराने, ऐसा नहीं है वो कोई अलग से क्वेश्चन उठा के लाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, कुछ भी नहीं होता। गिनती के 10-15 क्वेश्चन होते हैं, गिनती के 10-15 क्वेश्चन होते हैं, या तो वो ऑनर्स में आया हुआ है, या वो बीकॉम रेगुलर में रेगुलर वाला क्वेश्चन है, या कोरस्पोंडेंस वाला, उन्हीं को आपस में मिक्स करके देते रहते हैं। एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन घुमाते रहते हैं। ऑनर्स वालों में कोई पास वालों को उठा लिया, रेगुलर वालों के एग्जाम से उठा लिया, ऐसे करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज आप देखोगे भी कुछ दिन बाद। The following is the balance sheet of X Limited as on 31st March 2011। बैलेंस शीट आपको दे दी X Limited की। यहाँ पे देखो एसेट्स में क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक।
कोई दिक्कत है? एसेट साइड सबको क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 15 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स कैपिटल है। इक्विटी शेयर कितने के हैं? 15 लाख रुपए के। 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। जनरल रिजर्व 2.5 लाख का है। डिबेंचर है कितने के? 8 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर है 4 लाख। क्लियर है? अब ये नेक्स्ट पेज पर आ रहा है आगे, अदर इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम। देखो ये लिखा हुआ 2012 रेगुलर। अब सुनो अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा क्या कहता है। अदर इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट, वाई लिमिटेड टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी होगी? ओल्ड कंपनी। और वाई लिमिटेड इस केस में होगी न्यू कंपनी। ठीक है। एज ऑन 1 अप्रैल 2011 each debenture of X Limited is discharged by Y Limited by issuing 15% debentures, 15% debenture at a premium of ₹60 each. Nominal value of debenture कितनी है? 100। क्या कहना चाह रहे हैं बताओगे जरा? वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर किया है कब? 1 अप्रैल 2011 को। ईच डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के जो डिबेंचर होल्डर होंगे उनकी पेमेंट करने की बात कह रहे हैं। ईच डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड इज डिस्चार्ज्ड बाय वाई लिमिटेड। अच्छा, उनको ये तो नहीं बोला हमने डिस्चार्ज प्रीमियम पे करना है, कुछ ज्यादा देना है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। पिछले सवाल में जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें था ना ऐसा कि प्रीमियम पे देना। इसका मतलब ये है, पहले अगर हम देख लें एक्स लिमिटेड में कितने रुपए के डिबेंचर है, एक बार ऊपर जाके हम चेक कर लें एक्स लिमिटेड में डिबेंचर कितने के हैं। 12% डिबेंचर 12 लाख रुपए के, 8 लाख रुपए के, 8 लाख रुपीज के। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, 8 लाख रुपीज की जो पेमेंट है वो हम करेंगे। कैसे करेंगे? बाय इशूइंग 15% डिबेंचर। आपके डिबेंचर थे 12% वाले, हम आपको देंगे 15% वाले डिबेंचर। 3% आपका ब्याज का रेट बढ़ जाएगा एट ए प्रीमियम ऑफ, लेकिन वो प्रीमियम पे देंगे हम आपको। हालांकि डिबेंचर कितने का है? डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। हम आपको 160 रुपए का डिबेंचर देंगे। बोलो सही नहीं बोल रहा क्या? यानी 8 लाख में आपको 160 रुपए का एक देंगे। तो नंबर तो ऐसे निकलेगा, हाँ के ना? कितना हो जाएगा? 8 लाख डिवाइड बाई 160 रुपए की डिबेंचर, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर? 5000 डिबेंचर आपको। फेस वैल्यू क्या रहेगी? 100 रुपए का है, तो फेस वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5 लाख। और 3 लाख क्या होगा? प्रीमियम। और पेमेंट कितनी हो जाएगी? 8 लाख की। तो एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी 8 लाख, न्यू डिवेंचर 15% डिवेंचर 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3 लाख। बताओ हाँ कि ना? समझ में आई बात? यस सर। क्लियर है? चलो अब आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट पढ़ो जरा ध्यान से, मुझे बताना क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट आप लोग पढ़ो, 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात हो रही है, आर टू बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ओके ओके, रुक जाओ। ये कह रहे हैं जो डिबेंचर होल्डर है ना, किसमें? एक्स लिमिटेड में, उनको हम 5 लाख नहीं देंगे, 20% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करेंगे। मतलब क्या हुआ? 5 लाख तो उनकी फेस वैल्यू है, 6 लाख के देंगे, 6 लाख रुपए। 5 लाख तो उनकी फेस वैल्यू ही है ना क्वेश्चन में। और 20% ज्यादा पे डिस्चार्ज करेंगे, 6 लाख रुपए। हम नई कंपनी कह रही है उसको 6 लाख देने भाई। 5 लाख का 120% करोगे तो कितना बनेगा? 6 लाख। 6 लाख पे हम उनको डिस्चार्ज करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं आगे? दोबारा बोलना भैया, समझ नहीं आया। पढ़ लो। 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 20% प्रीमियम पे डिस्चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? कि उनकी जो रिडम्पशन कर रहे हैं कितने पे कर रहे हैं? 6 लाख पे करेंगे ना, 5 लाख के 20% ज्यादा। और उसमें बोल रहे हैं उसमें देंगे क्या? बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर
of 15% preference shares of Y Limited issued at par। Y Limited के जितने भी बन जाएंगे नंबर, चेक कर लेते हैं Y Limited का एक कितने का है। अगर Y Limited का एक नहीं दे रखा तो क्या मान लेना, 100 रुपए का मान लेना। Y Limited का तो हमें दे ही नहीं रखा ना, यहाँ पे चेक करो, Y Limited का तो नहीं दे रखा। तो ये कह रहे हैं आपके 14% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हम आपको उनको जो डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज पेमेंट कितनी ही करेंगे आपको, 6 लाख की, 20% ज्यादा पे, उसमें हम देंगे क्या आपको, हम उसमें देंगे आपको नई कंपनी के 15% प्रेफरेंस शेयर जो कि इशूड एट पार है, यानी 100 रुपए पर। तो कितना हो गया, 6000 15% प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे आपको। अगर ये बोल देता कि भाई आपको 6 लाख तो देंगे लेकिन डिस्काउंट पे देंगे नए शेयर, तो ये मान लो डिस्काउंट होता 10% का, तो 90 से डिवाइड कर देते, तो 90 से डिवाइड कर। और अगर वो बोलते कि हम आपको जो डिस्चार्ज करेंगे वो हम शेयर करेंगे 125 का देंगे, तो 125 से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एट पार ही बोला है, एट पार मतलब फेस वैल्यू से, तो हमने इसलिए फेस वैल्यू से डिवाइड करा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। क्लियर हो गई बात? बोलो बोलो, थर्ड पॉइंट पढ़ो। थर्ड पॉइंट, ये हमारी पीसी में कंसिडर होगी कि नहीं? पीसी में कंसिडर करेंगे क्या? हाँ होगी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थर्ड पॉइंट पढ़ना जरा। कहीं याद आता है इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब? शिवानी ने एक डाउट पूछा था, मुझे अब तक याद है कि हम निकाल क्यों रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या ऑब्जेक्टिव इंट्रिंसिक वैल्यू का निकालने का? भैया देखो ऐसी बात है, सुनो, या तो स्वैप रेशो दे दो। स्वैप रेशो मतलब देखो सिंपल से चलो, या तो तुम अपने आप ही बता दो नई कंपनी के कितने दे रहे हो, नई कंपनी के कितने शेयर दे रहे हो, या तो वो बता दो, सबसे आसान है। या स्वैप रेशो दे दो, एक्सचेंज रेशो, कि कितने के बदले कितने, ताकि मुझे नंबर तो पता लगे कितने मिलेंगे। अच्छा, या फिर आप क्या बताओ, मार्केट वैल्यू बता दो, उससे भी मैं क्या बना लेता हूँ, स्वैप रेशो बना लेता हूँ। कैसे? ON, ओल्ड कंपनी की वैल्यू अपॉन न्यू कंपनी की वैल्यू। या फिर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू बता दो। ये सीक्वेंस चल रहा है और मैंने ये लिखवा भी रखा है आपको। जब आप देखोगे ना पुरानी अपने नोट्स चेक करोगे, वहां पे सीक्वेंस लिखा हुआ है। मार्केट वैल्यू है, ठीक है, नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढ लो। अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में दे रखी है तो शुक्रिया अदा करना भगवान का कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है, नहीं निकालनी पड़ती है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एक्स लिमिटेड की ओल्ड कंपनी की कितनी दे दी है? 150। एंड दैट ऑफ न्यू कंपनी यानी वाई लिमिटेड की कितनी दे दी है? 300। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और मुझे लग रहा है ये आएगा आपके एग्जाम में। वाई लिमिटेड विल इशू, और देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो एग्जाम में कोई ना कोई एक टकरा जाएगा आपका, क्योंकि जो कल मैंने शिवानी का टेस्ट सोल्व करा ना, अगर वो मैं आपके सामने रखूंगा ना तो आप देखोगे कि जो कल क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इनके टेस्ट में पूछा उन्होंने। हाँ। जो इनका असाइनमेंट कल मैंने सोल्व करके दिया था एक क्वेश्चन। ठीक है, वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक बार ये सभी लाइन मुझे ना पूरा सेंटेंस पढ़ के बताओ यार क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि पढ़ना तो आपको ये, मेरे को थोड़ा ना पढ़ना है, मेरे को तो समझ आ रहा है। आप देखो, आप पढ़ो इसको, सभी स्टूडेंट इसको अपने आप पढ़ो। वैल्यू दे रखी है मैं। वाई लिमिटेड ने शेयर इशू करे भी है एक्स लिमिटेड को इंट्रिंसिक वैल्यू पे। ठीक है, अच्छा एक चलो, एक तो ये बात तो सभी को क्लियर हो रही होगी, जो इंट्रिंसिक वैल्यू दे रखी है उससे हम स्वैप रेशो बना लेंगे। ओल्ड कंपनी के वैल्यू अपनी न्यू कंपनी के वैल्यू मल्टीप्लाई क्या करते थे, ओल्ड कंपनी के शेयर्स, ठीक है, जो भी होंगे अभी देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक लाइन लिखी है, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो कि मैं आपको डिफरेंट पेन से हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है इंपॉर्टेंट बात? However,
ये वाली लाइन, एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड इज ₹100। 100। हमारी बुक के अंदर सुनो ध्यान से, अभी मैंने इसी के साथ ना बुक का क्वेश्चन भी लिया हुआ है, आपकी बुक में शायद वो इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, उसमें ये वाला सेंटेंस मिसिंग है, ये वाला, और उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम इसी की तरह कर दी है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सेंटेंस हमने हटा दिया तो हमारा आंसर पूरा बदल जाएगा, और ये सेंटेंस रख लिया तो आंसर कुछ और आएगा, हटा दिया तो कुछ और आएगा, लेकिन उनका आंसर इनके जैसे ही है। कमाल की बात ये है, समझ में आ रही है? तो बुक वालों ने ये मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे खतरनाक वाली मिस्टेक है ये, इसका मतलब कुछ गहरा मतलब निकलता है इसका। बताऊं आपको क्या है, बोलूं? यस सर। देखो भैया पहले बोलो। इक्विटी शेयर देख लो, पहले नंबर देख लो, इक्विटी शेयर हमारी कंपनी में है कितने, इक्विटी शेयर हमारी 15 कंपनी में लाख। है कितने, इक्विटी शेयर हमारी कंपनी में है 15,000। चेक करो यहाँ से, 15,000। 15,000 है, Yes, 100 रुपए का है तो 15,000 है। चलो अब मैं हाँ। आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, मुझे कैलकुलेशन बताना जरा, जब आप पीसी कैलकुलेट करोगे तो कैसे लिखोगे, ट्राई करो जरा एक बार। जब पीसी कैलकुलेट करोगे तो आप लिखोगे ऐसे, मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो कैसे लिखोगे। ओल्ड कंपनी का कितनी वैल्यू है, ओल्ड कंपनी की वैल्यू 150, 150 है, और न्यू कंपनी की वैल्यू 300 है। 300 हमने यही रटा भी था ऐसी, ओ एन ओन, है ना, into 15। मल्टीप्लाई 15,000। पहले ये देख लो, ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे वैसे। 7500 7500 आ गए, 7500 शेयर आ गए। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट तो नहीं है? पहले बताओ, पहले ये बताओ, ये डाउट तो नहीं है इसमें नंबर में? नहीं। अब मल्टीप्लाई देखना ध्यान से, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? मल्टीप्लाई अगर ये सेंटेंस नहीं होता ना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं करता 300 से। नई कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू 300 रुपए, समझ आया? लेकिन Yes, sir. लेकिन लेकिन सुनो ध्यान से, ये सेंटेंस पता क्या कह रहा है? ये सेंटेंस कह रहा है हाउ एवर एंट्री शुड बी मेड एट पार वैल्यू ओनली, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। जब ऐसी बात लिखी होती है तो इसका मतलब ये एट पार करने के लिए बोल रहा है। इसको आप एंट्री किससे बनानी है? आपको 100। 100 रुपए से लिखनी है, और ये आपका पूरा आंसर चेंज कर देगी। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे 100 रुपए आएगा, ना कि 300। अगर ये सेंटेंस नहीं होता यहाँ पे तो यहाँ पे 300 आता। बात समझ आ रही है? ये है गलती। मैं आपको आपकी बुक से दिखा देता हूँ, रुको, आपकी बुक दिखा देता हूँ। अरे मेरी वीडियो बंद हो गई है, रुको जरा, मेरी वीडियो बंद हो जा रही है बार बार, रुको मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे डिफरेंस क्लियर करना जरूरी है भाई सभी को, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरह से। एक तो चैप्टर ही टेक्निकल है, एक तो चैप्टर ही टेक्निकल है, और दूसरा बुक वाले और टेक्निकल वाले अगर गलती करेंगे तो फिर ये तो महा टेक्निकल हो जाएगा। फिर आ जाओ, यही सवाल है, और ये बुक में कैसे है देखो जरा। कहाँ दे रखा, हाँ ये रहा, देखो ये क्या दे रखा है, एनसी वेब का है ये 2017 का। देखना जरा, ऐसे ही है क्या क्वेश्चन जैसा हमने अभी भी पढ़ा है? वैसा ही है। देखो डिवेंचर होल्डर को वही है, इन्होंने प्रीमियम 60 रुपए है, नॉमिनल वैल्यू आपको दे दिया इतना। 14% प्रेफरेंस होल्डर एक्स लिमिटेड आर टू बी प्रीमियम 20% बाय इशू। एक मिनट, ये वाला पॉइंट पढ़ो, थर्ड वाला, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड चेक करना, 150 और 300 रुपए है, ठीक है। वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयरहोल्डर एक्स लिमिटेड ऑन द बेसिस इंट्रेंसिक वैल्यू, बस बात खत्म, फुल स्टॉप। लेकिन हमारे सवाल में आपने इसके बाद भी कुछ देखा था, इसके बाद भी कुछ था ना हमारे सवाल में, इसके बाद भी देखो ये है हमारे सवाल में। हाँ। लेकिन इनकी पीसी और हमारी पीसी, कमाल ये है, इनकी पीसी हमारी पीसी बिल्कुल सेम आ रही है। जो इन्होंने पीसी कैलकुलेट कर रखी है आंसर में, ये देखो 13,50,000 आ रही है इनकी, और हमारी भी यही आएगी सेम टू सेम। तो पता क्या होता है, जब यहाँ पे कॉपी किया जाता है ना पीछे से,
तो कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं और उससे क्या हो जाती है, उससे बहुत ज्यादा भारी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका मतलब बहुत गहरा है, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये जो है हमारा पॉइंट हो गया, बात समझ में आई है आपको? Yes, sir. आगे आगे सुनो, जो फोर्थ पॉइंट है, वाई लिमिटेड रीवैल्यूज स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड, ये हमारे नए वाले क्वेश्चन में नहीं है। इससे तो खैर ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इससे तो थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ेगा, इससे कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक पॉइंट उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ओके होगी। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। उन्होंने गलती कहाँ पे करी है, गलती इस वाले लेवल पे की है। बुक में जो जेआर बुकों में गलती है वो इस लेवल पे है, जो सेंटेंस नहीं लिखा थर्ड वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स लिमिटेड की बुक्स में, एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी है, पुरानी कंपनी, पुरानी कंपनी की बुक में क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट और थर्ड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है? क्या क्या करना है, 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। रियलाइजेशन भी बनाना है। हाँ हाँ ठीक है, घबराओ मत, अरे टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसा धांसू तरीका बताऊंगा तुम इसके चक्के छुड़ा दोगे। अभी तक तो आपने पढ़ा ही नहीं ना। मुझे बताओ, क्या हम पीसी कैलकुलेट कर लें? पीसी कैलकुलेट करने की मुझे पीसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पीसी शॉर्ट में निकाल देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ पीसी यहाँ पे कर लेते हैं। पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग अमाउंट, पेमेंट टू शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्किंग अमाउंट। हाँ जी बताओ जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया? चलो पहले इक्विटी की कर लेते हैं, इक्विटी की चर्चा भी चल रही है तो वो याद भी है। इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या दे रहे हैं, कहाँ गए ये? हाँ जी, इक्विटी शेयर को क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर, Equity share. इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा वर्किंग, हैंग हो रहा है। हाँ जी, वर्किंग देखो क्या है, यही वाली वर्किंग होगी जो अभी अभी करी हमने, 150 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 15,000, 150 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 15,000 और मल्टीप्लाई 100। 100. ठीक है, नहीं तो यार 300 आता नॉर्मली तो, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ये डाला है पॉइंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा था 7,500, ये कितना आ रहा था 7,500, हाँ 7,500 ही आ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा 7,50,000। 7,50,000। ठीक है, तो ऊपर वाला पॉइंट पढ़ना जरा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो क्या डिस्चार्ज करेंगे, 6 लाख, 6 लाख का देंगे, और सीधा लिख दूं मैं, प्रेफरेंस शेयर देंगे और कैसे देंगे, 6,000 शेयर देंगे, 6,000 देंगे, 100 रुपए का एक देंगे, 6 लाख ही आएगा। 6 लाख आएगा। अब देखो इसका टोटल कितना बन जाएगा, 13,50,000। ठीक है। हमारी बुक में एक क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया ना, वहां पे भी पीसी इतनी आ रही है सेम। हाँ सेम। मेरा दिमाग चकरा गया, मैं पहले वही क्वेश्चन करवाने वाला था, तो मैंने बुक में पढ़ा वो क्वेश्चन, मैंने देखा मेरी तो पीसी कुछ और ही आ रही थी, क्योंकि मैं 300 से मल्टीप्लाई कर रहा था, वो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरा 10 ईयर छान मारा, मैंने कहा यार ये क्या गलती कर रखी है, फिर मुझे क्वेश्चन मिल गया, शुक्र है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करना है हमें, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या ये रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही है जो हमने पहले करा था, कभी बचपन में हमने ऐसा अकाउंट करा है पहले? हाँ भाई, कुछ कुछ वैसे ही लगेगा आपको, कुछ वैसे लगेगा आपको। इक्विटी शेयर होल्डर, इसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर। भाई मालिकों का होता था ना वहां पे पार्टनर कैपिटल, तो यहाँ पे मालिक कौन है, इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मैं अपनी सेवा भाव में बना देता हूँ, कई बार मांग लेता है, इस क्वेश्चन ने नहीं मांगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा, रियल मालिक कौन से हैं, सोतेले कौन से हैं, सोतेले कौन से बताओ? सोतेले हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रियल नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर रियल है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट मैंने और प्रिपेयर किया है, वो मैंने प्रिपेयर किया है कैश के लिए, कैश हो या बैंक हो उसके लिए। ठीक है, और इन्होंने पूछा भी हमसे, पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे काम करना है। देखो काम ऐसे करना है आपको, सबसे पहले
भूल जाओ नई वैल्यूज को। मैं क्या कह रहा हूं, भूल जाओ नई वैल्यूज को। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम किसकी बात कर रहे हैं बोलो? ओल्ड कंपनी ओल्ड कंपनी की बात कर रहे हैं ना। हम ओल्ड कंपनी के लिक्विडेटर हैं, ठीक है। कौन है लिक्विडेटर? हमें अपॉइंट इसलिए किया गया है कि भैया सेटलमेंट कर दो, आप ओल्ड कंपनी की बुक्स को बंद कर दो, मालिकों का हिसाब किताब कर दो, खाते क्लोज कर दो। ओके जी, हमें काम मिला, हम है लिक्विडेटर पुरानी कंपनी के। हम क्या करेंगे, सभी एसेट्स को यहां से, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं बैलेंस शीट में, ट्रांसफर करना है कहीं ना कहीं। सभी आइटम को ट्रांसफर करना है एसेट साइड से, एक भी आइटम बचनी नहीं चाहिए। एक भी आइटम अगर बच गई तो हमारी बुक्स बंद नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो मुझे वन बाय वन उठानी है और ट्रांसफर करता जाना है, ठीक है। जो एसेट मेरे टेक ओवर हुए, बहुत अच्छी बात है, वो भी लाइजेशन में डेबिट साइड पे ट्रांसफर करने, और जो नहीं हुए, ध्यान से सुनना, जो नहीं हुए वो भी हमें लाइजेशन के डेबिट साइड पर लिखने हैं। क्या बोल रहे हो आप, दोबारा बोलो। जो एसेट हमारे पास हमारी बैलेंस शीट में है, कई बार वो बोल देते हैं ना, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा, मैं बैंक नहीं ले रहा हूं, बोल देते हैं ना खरीदने वाला। तो चाहे वो ले रहा है चाहे नहीं ले रहा है, सभी एसेट्स मुझे लाइजेशन के डेबिट साइड पर उठा के डालने हैं, जो बिक सकते हैं या जो उसने टेक ओवर करे हैं। लेकिन जो बैंक बैलेंस है, वो बैंक बैलेंस तभी डेबिट साइड पर ट्रांसफर करना है जब उसने टेक ओवर किया हो। आपने कुछ क्वेश्चन देखे ना ऐसे जिसमें बैंक बैलेंस वो टेक ओवर नहीं करते, तो उस केस को छोड़कर, उस केस में कहां पे आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा पुरानी कंपनी के। अदरवाइज अगर टेक ओवर हो गया बैंक बैलेंस भी, तो बैंक बैलेंस भी उठ के कहां चला जाएगा, रिलाइजेशन के डेबिट साइड पर, ठीक है। धीरे धीरे हम बातों को समझेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि एसेट साइड पर कुछ घाटे होते हैं, कुछ फिक्टिशियस एसेट होते हैं, दिखावे के एसेट, वो एसेट है ही नहीं, कुछ एसेट दिखाई देंगे। तो फिक्टिशियस एसेट को, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जरूर देखने को मिल सकते हैं, इस क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन देखने को मिल सकते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट अगर है, P&L का डेबिट बैलेंस है, डिबेंचर इशू करे तो उस पर डिस्काउंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, और भी कुछ हो सकता है फिक्टिशियस एसेट, अगर वो दिया है कहां पर, एसेट साइड पर, तो वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड। क्योंकि जो लॉसेस हैं, वो लॉसेस किसको बियर करने पड़ेंगे, मालिकों को ही तो बियर करने पड़ेंगे, और मालिक है कौन, रियल मालिक कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलेंगे, बात खत्म। इसलिए तो हम यहाँ पे एक बात ध्यान से समझेंगे, क्या, जो एसेट हमारे रियलाइज हो सकते हैं, जो एसेट हमारे बिक सकते हैं या नई कंपनी ने टेक ओवर कर लिए, तो उनको हम कहाँ डालेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर। और जो घाटे हैं वो कभी बिकते नहीं है, वो जिन मालिकों के लॉसेस हैं, जिन मालिकों के पाप हैं, उनको ही हवाले कर दो ना। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लायबिलिटी पे करेंगे। एक बार आ जाओ जरा, एसेट साइड को खाली करो, बैलेंस शीट को खाली करना है। एक बात ध्यान से समझ लेना, बैलेंस शीट को खाली करना है, किस वैल्यू पर लेके जाओगे, उसी वैल्यू पर जिस पर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तभी बैलेंस शीट खाली हो पाएगी। मान लो ये लैंड नई कंपनी ने ली होती 1,10,000 रुपए में, सॉरी 1,10,000 में नहीं, 11 लाख में ली होती, कितने में, 11 लाख में नई कंपनी ने टेक ओवर की होती, तो क्या हमें कौन सी वैल्यू लेके जानी है, नई वाली वैल्यू लेके जानी है या ये वाली वैल्यू लेके जानी है, बुक वैल्यू। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन सी वैल्यू लेके जानी है, बुक वैल्यू। तभी आपकी बैलेंस शीट मैच, तभी बैलेंस शीट आपकी बंद होगी, जिस वैल्यू पर दे रखी है उसी वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग, नई वैल्यू नहीं लेनी, यहाँ पे नई वैल्यू नहीं लेनी, नई वैल्यू नहीं लेनी है, समझ आ गई? ठीक है, चलेगी, न्यू कंपनी की बुक्स में चलेगी। हाँ जी, उठाओ जरा, 10 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग उठाओ, फटाफट से उठा ली? हाँ उठा ली हमने, सर पे उठा रखी है। टू सन्ड्री एसेट्स, जो एसेट बिक सकते हैं, जिनके अंदर बिकने का जज्बा है, कितने का, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 10 लाख। प्लांट मशीनरी 9 प्लांट लाख। एंड मशीनरी 9 लाख। खाली हो गई मेरी बैलेंस शीट, खाली होगी लैंड एंड बिल्डिंग से। प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख। 9 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख। किसी के पास अगर 10 ईयर हो तो वो पेज नंबर ये निकाल लो जरा, 2012 का, मेरे को बताते रहना। फर्नीचर कितना है, 2,10,000।
2,10,000। Yes, sir. इन्वेस्टमेंट 1 लाख, Investment 1 lakh. कितने की है? 1 लाख। 1 लाख, Stock 4,60,000. स्टॉक है 460, ध्यान से देखना, बिकने की औकात होनी चाहिए उसके अंदर। कभी ऐसा होगी हाँ। ट्रांसफर कर दो, स्टॉक यानी 4 ऐसे उससे आ सकते 60,000, हो, स्टॉक आ सकते हैं। हाँ जी, डेटर Debtors. 480, और क्या है? डेटर। बैंक 3 लाख, डेटर 4,80,000. डेटर कितने का? 480। और यहाँ पे बैंक 480, बैंक 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 क्या बैंक क्वेश्चन 3 लाख, लिखा है कि 3 उन्होंने lakh. टेक ओवर बैलेंस बीडी। क्या क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन में उन्होंने कहा बैंक टेक ओवर नहीं किया, नहीं, ऐसे नहीं बोला. ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जो लास्ट क्लास में ऐसा कुछ उसमें नहीं बोला बोला। था ना, उसमें बोला था हाँ, बोला उसमें था। बोला. बैंक ऐसे कुछ हाँ, बोला. तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब इन्होंने बैंक भी टेक ओवर किया है। अब यहाँ पे बैंक तभी आता है जब वो टेक ओवर होता है। यहाँ पे ये नई बात है, ये ध्यान से सुन लेना। बैंक यहाँ पे तभी आता है जब वो टेक ओवर किया गया है। अगर वो बोल देता है एक्सेप्ट बैंक, बिजनेस टेक ओवर हो रहा है एक्सेप्ट बैंक, तो फिर बैंक आता टू बैलेंस बीडी, फिर आता टू बैलेंस बीडी में। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये सारे एसेट्स लिख दिए। क्या मेरी बैलेंस शीट एसेट साइड से खाली हो गई? चेक करो, एसेट साइड से खाली हो चुकी है, बिल्कुल खाली हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लायबिलिटी की। इसी तरह से यहाँ पर लायबिलिटी की बात होगी। जिन लायबिलिटी की पेमेंट करनी है आपको, सन्ड्री लायबिलिटीज, उनको यहाँ पे लाइन में खड़ा कर दो। किस किस की पेमेंट करनी है? क्रेडिटर्स, Sundry creditors, debtors, preference shares. सन्ड्री क्रेडिटर्स। प्रेफरेंस शेयर की नहीं दी है, प्रेफरेंस शेयर का हमने अलग अकाउंट बनाया हुआ है। क्रेडिटर 4 लाख। डिबेंचर कितने है डिबेंचर? 12% डिबेंचर है। Yes, 8 sir, lakh. 8 lakh. ठीक है, 8 लाख। भाई प्रेफरेंस शेयर ना मालिकों की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, उसके बाद अच्छा। जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है, रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व, क्योंकि मुझे बुक्स बंद करनी है तो हर एक आइटम को भेजना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये जनरल रिजर्व आपको क्या लगता है? सुनो ध्यान से, 3 लोग लाइन में इक्विटी वालों के पास तो होगा। 3 लोग ये लाइन तो Share capital. मालिकों के में पास जाएगा। बात ही नहीं सुनते, आगे आगे चल रहे। मेरी बात सुन, 3 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। पहला बाहर वाले खड़े हुए हैं, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़े हुए हैं, तीसरा इक्विटी शेयर होल्डर खड़े हुए हैं। ये मटके हैं जो बचा के रखे हुए हैं। किसने? इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा तो है जो बचा हुआ है। इक्विटी शेयर, ये मालिकों को प्रेफरेंस को नहीं मिलते हैं रिजर्व। जो भी घाटे मिलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर की झोली में, जो भी लास्ट में रिजर्व वगैरह होंगे, जो भी मटके निकलेंगे कंपनी, दबे हुए मटके निकल रहे हैं कंपनी से, तो वो किसके हैं? वो सारा का सारा किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। जब लॉसेस उनको जाएंगे तो भैया ये जो रिजर्व भी है वो भी तो उनकी है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो इक्विटी वालों के और रिजर्व प्रेफरेंस वालों के। ऐसे कैसे हो जाएगा? प्रेफरेंस वालों को रियल ओनर एक्चुअल में होते ही नहीं है, वो ना उनको बोनस शेयर मिलते हैं, ना उनको कोई रिजर्व पे अधिकार होता है, ठीक है, ना उनके पास लॉसेस ट्रांसफर होते हैं, तो दिखावे के होते हैं वो। तभी मैं बोलता हूँ वो विदेशों में ट्रीट किया जाता है लायबिलिटी प्रेफरेंस शेयर वालों को। हमारे हिंदुस्तान में ही उनको मालिक बना के रखा है, छाती से लगा के रखा हुआ है कि तुम मालिक हो। मालिक नहीं है, दिखावे के। बताओ ये, अब ये रिजर्व कहाँ जाएगा? ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास। बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व 250, 250. ओके भाई, हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा है प्रेफरेंस 5 लाख। तो प्रेफरेंस क्या करोगे? मैंने इसको अलग लाइन में खड़ा हुआ है, खड़ा कर अलग दिया। में, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। एंट्री पता है क्या होती है? आपको पता है ना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल Yes, sir. टू प्रेफरेंस होल्डर। होल्डर, होल्डर में कहाँ आया है? क्रेडिट साइड में। ठीक है, हमें आगे बात समझ में। और ऐसे इक्विटी शेयर की इक्विटी इक्विटी शेयर 15 लाख। 15 लाख, तो पहला स्टेप तो ये है, बैलेंस शीट को खाली करना है। इक्विटी By शेयर equity कैपिटल share कितना? by 15 लाख। 15 लाख, चेक कर लो, आपको बैलेंस शीट को खाली करना आना चाहिए। ठीक है, सभी हो गई चीजें यहाँ खाली। से ट्रांसफर होंगी, एक भी चीज बचेगी नहीं यहाँ पे।
चलो बैलेंस शीट को हमने खाली कर दिया और बुक वैल्यू पे लेके जानी है, नई वैल्यू यूज नहीं करनी यहाँ पे। अच्छा आगे चलते हैं जरा। फिर उसके बाद मुझे बताओ हमें पुरानी कंपनी को कितना देना है। अच्छा कोई एसेट ऐसा भी है कि जो उन्होंने मना कर दिया लेने से? में देखना है क्या अभी कैसा कुछ लिखा उन्होंने? नहीं अभी तक कुछ नहीं है सर। ऐसा तो हमने नहीं बस देखा एक था। चीज यहाँ पे लिखी हुई है फोर्थ पॉइंट में कि वाई ने रीवैल्यू करा स्टॉक को वो उस वैल्यू पे नहीं लेके गए हाँ। जितने हमारे पास है, उसको नई वैल्यू पे लेके गए हैं। तो वो तो कहाँ पे आएगा, वो तो वहां पे आएगा ना न्यू एंट्रीज में। जब एंट्री होगी उस एंट्री एसेट को टेक ओवर कर रहे होंगे नई कंपनी बुक्स में, तब एंट्री होगी 4,50,000 की स्टॉक की। पुरानी कंपनी के Yes, sir. इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सुनो, आप मुझे बताओगे, आपको एक बात पूछूं मैं कि टोटल कितना है डेबिट साइड का? टोटल कितना आ रहा है? 10 लाख, 9 लाख, 210, 1 लाख। प्लीज टोटल कर लेना, कैलकुलेटर लेके बैठा करो। पूरी मस्ती में बैठे होते ना कॉपी करते हो। 34,50,000. हाँ 3250। हाँ तो पूरी मस्ती में मत बैठा करो ना, तो कॉपी करते हैं। कैलकुलेटर कम से कम कैलकुलेशन तो सही से कर लिया करो। अच्छा अब सुनो, 34,50,000, ध्यान से सुनना, 34,50,000 की नेट संपत्ति आई और लायबिलिटी कितनी की आई? 12। 12 लाख। 12 लाख। 22 लाख। भैया आपने बैंक क्यों लिया? माय डियर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है कि हमने बैंक नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है और सभी चीजें ली है इंक्लूडिंग बैंक, अगर उसने बिजनेस टेक ओवर किया है तो बैंक भी लिया है, तो यहाँ पे आता है वो। अदरवाइज वो बैंक आता है टू बैलेंस बीडी। ये नया पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर क्वेश्चन ने बोला होता बैंक को छोड़ दो, फिर मैं बैंक को यहाँ पे नहीं लिखा। जब बिजनेस को टेक ओवर करते साथ साथ बैंक भी गया उनके पास, बैंक बैलेंस भी वो टेक ओवर कर लिया उन्होंने, ले लिया। तो मुझे बताओ 22,50,000 की नेट संपत्ति है, इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? अगर इसको ध्यान से समझोगे इसका नेट इफेक्ट, ये डेबिट साइड वाला आइटम, इन दोनों को मिला के नेट इफेक्ट चेक करो। 2250। 22,50,000. 22,50 डेबिट। हाँ। हमने ये इंडिविजुअल किसी को बेचे हैं या एक ही कंपनी को बेच डाले? एक को ही एक बेच को डाला। ही। मुझे पता है आपका दिमाग इसको कोरिलेट कर रहा है, आपका माइंड पता है इसको कहां से जोड़ रहा है? क्लास 12 से जोड़ रहा है या जिसको बीकॉम में करा हुआ उससे जोड़ रहा है। बोल दो मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ उससे कोरिलेट कर रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना, वहां पे कोरिलेट तो ठीक है, लेकिन वहां पे सारे एसेट किसी एक कंपनी को नहीं बेचते थे हम, अलग अलग अलग। अलग बेचते हैं। अलग अलग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंपनी से हमने डील कर लिया। किससे डील कर लिया, क्या नाम था उसका? लिमिटेड। वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड से डील कर लिया। कितने में डील कर लिया? कितने में डील कर? 2250। 13,50,000। 13,50,000। 13,50,000 में चेक करो। अब बात धीरे धीरे Yes, sir. आती रहेगी। सारे Yes, sir. नेट एसेट नेट लायबिलिटी मैंने उसको दे दिए, तो कितने में दे दिए? 13 लाख। एक एंट्री है, ये जर्नल एंट्री है। वाई लिमिटेड मेरी डेटर हो गई। वाई लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप फील करोगे थोड़ा सा तो आपको फील आ जाएगी। प्लीज शोर मत करो, Yes, sir. डिस्टर्ब हो रही क्लास, बंद कर दो जिसके घर में शोर है। क्लास बिल्कुल शांति से होनी चाहिए। देखो मुझे बताओ, ये बिल्कुल आपको मजेदार एंट्री लगेगी अगर बात ध्यान से समझ में आई होगी तो। क्यों? वाई लिमिटेड डेटर हो गई, वाई लिमिटेड से पैसे लेने, वाई लिमिटेड से पैसे लेने, ठीक है, वाई लिमिटेड डेटर बन गई। और दूसरी बात, ये क्या है मेरे? ये है मेरे नेट एसेट। नेट एसेट मेरे पास कितने के चले गए? 13,50,000 की वैल्यू लगाई है, जबकि मेरे नेट एसेट कुछ और वैल्यू के हैं। 22,50,000 के नेट एसेट थे मेरे। 50,000। Yes, sir. ठीक है, Goodwill आएगा. वो चले गए हैं, नेट एसेट कम के चले गए, ऑटोमेटिकली लॉस अपने आप आ जाए। अरे गुडविल आएगी भाई, वाह वेरी गुड। कौन बोल रहा है गुडविल आएगी? अरे गुडविल कैसे आएगी? कंपनी बेचने वाली कंपनी है। मैंने अपना मोबाइल 10,000 का मोबाइल 5,000 में बेच दिया, मैं कहता हूँ गुडविल होगी, फ्यूचर का प्रॉफिट आने वाला है। क्या मजे वाली बात है, सोच के देखो। मैंने अपने 10,000 का मोबाइल 6,000 में बेच दिया, मैं उसको गुडविल बोलने लग जाऊं कि मुझे फ्यूचर में कहीं ना कहीं फायदा होगा, भलाई का। Losses है.
losses है. अरे है वो तो लॉस हो गया ना मेरा, वो उसके लिए फायदा है जिसने खरीदा है हमारा तो दिमाग चकरा दिया इस चैप्टर ने, किसके लिए गुडविल माने किसके लिए नहीं माने, हमें तो पागल करके रखेगा चैप्टर। भैया यहाँ पे बेचने वाले के हिसाब से सोच रहे हो आप, ठीक है, समझ इसके लिए तो साफ साफ लॉस है। खुशबू कह रही समझ ही नहीं है, दिमाग की दही हो गई। एक तो भैया घर में कोई आ गया है ना, कुछ सुना ही नहीं रह गया मेरा, दोबारा देखना पड़ेगा। अरे सीधी बात है, मेरी संपत्ति 22,50,000 की है, ठीक है, बुक में जो रिकॉर्ड है, और डील कितने में कर ली मैंने, सौदा कितने में तय कर लिया, 13,50,000 में। 1350 का। तो मैंने तो घाटे में सौदा करा है ना, घाटे में बेच रहा हूँ, मेरे लिए गुडविल कहाँ से हो जाएगी? नुकसान हुआ है मेरे को, घाटा हो गया। नुकसान हुआ है। क्यों बेच रहे नुकसान पे? बेचना पड़ता है नुकसान पे। आपका फ्रिज आपकी मम्मी कितने का बोलती है? 10 लाख का, ओ 10,000 का, 10 लाख, 10,000 का। 10,000 का, बुक में 10,000 का रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन वो 5,000 में बेच डालती है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है यार, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, फालतू में जगह स्पेस घेर रहा है, एक नया फ्रिज हो रखा है हमारे पास। हम कई बार ऐसे बेचते हैं सामान, ये थोड़ी ना कि हम बेचते नहीं ऐसे। हमें नया मोबाइल चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने बेच दिया अपना पुराना मोबाइल, पुराना बेच दे। बेच दिया, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आओ। अब बात हम करेंगे हमें नई कंपनी क्या दे रही है। ओके, नई कंपनी क्या दे रही है, नई कंपनी हमें क्या दे रही है, इसकी एंट्री बताना। नई कंपनी, एक काम करूं मैं बैंक को नीचे ले जाऊं थोड़ा सा, ये मत समझना हमारी क्लास में टाइम लग रहा है, पता, एक क्वेश्चन में टाइम लगा लो जी भर के, फिर आगे सारे सवाल आपके कदमों में लेट जाएंगे। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सुनो मुझे बताओ, ये इसमें हमेशा लिक्विडेटरी लॉस ही बियर करेगा। बियर जरूरी नहीं है, वो तो डील के ऊपर लिक्विडेटर क्यों बियर करेगा? लिक्विडेटर तो भैया एक वो है, एक समझदार सा बंदा है, उसको पकड़ के ले आए, तू बंद कर कंपनी, हमें नहीं आती, मालिकों को नहीं बंद करनी आ रही है, लिक्विडेटर क्यों बियर करेगा? लिक्विडेटर को तो तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, आई लिमिटेड को मैंने डेटर बुक किया, बोलो हाँ। अब सेकंड एंट्री में डालने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, इससे मुझे क्या मिलेगी? परचेज कंसिडरेशन मिलेगी। क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, चेक करो। हमें कोई कैश तो नहीं मिल रहा, इक्विटी शेयर। नई कंपनी से हमें क्या मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर मिल रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स इन कौन सी कंपनी? वाई लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, आगे लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर इन सॉरी वाई लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर कितने के मिल रहे हैं? एज इट इज कॉपी कर लो। 6 लाख के। इक्विटी शेयर कितने के मिल रहे हैं? 750। यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम कुछ नहीं देखना, ये पता क्या है, ये हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना। रोहित कहाँ चला गया, आंसर नहीं दे रहा। यही हूँ भैया, यही हूँ। ठीक है ना, ये तो हमारे लिए, हाँ, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो जाते बच्चे इन पे। ये हम लोग कौन है? हम लोग पुरानी कंपनी के हैं, हमें शेयर्स मिल रहे हैं, वो हमारे लिए अलग अलग नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इतना कर दो, इस वैल्यू इतना कर दो, तो कंपनी करती है, हम लोग खरीदने वाले, हमारे लिए क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट है, जितनी वैल्यू है उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करो उसको, ठीक है। हाँ बोलो। ठीक, ओके, ठीक है भैया। तो क्या लिखेंगे? 2। अच्छा, हम बैंक भी अगर कैश भी ले रहे होते तो क्या लिख देते? 2 कैश, वो सॉरी, ऊपर क्या लिख देते? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और कैश, जैसे यहाँ पे बैंक, कैश। लेकिन मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको, ये हमारे पास नहीं है, हमें ये दो ही चीजें मिल रही है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे आप? वाई लिमिटेड को क्रेडिट कर दोगे, हमें वाई लिमिटेड से ये पीसी सेटल हो गई, पीसी मिल गई है 13,50,000। चेक करो ये एंट्री आपको समझ में आएगी नहीं? Yes sir. भाई मैंने डेटर बुक कर लिया 13,50 से, और 13,50 में उन्होंने क्या दे दिए मेरे को? शेयर्स दे दिए नई कंपनी के, ठीक है बात? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब बात पता क्या है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे नई कंपनी का अकाउंट बनाओ पुरानी कंपनी में, क्या पूछे? नई कंपनी का अकाउंट बनाओ पुरानी कंपनी की बुक्स में, क्या बन पाएगा? बन जाएगा। Yes sir. बिल्कुल सिंपल, Entry वाई लिमिटेड का अकाउंट बना देना, ये डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन 13,50,000, और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स और बाय
और Equity इक्विटी share. शेयर। छोटा सा अकाउंट बनता है इतना सा, ठीक है, 2 इंच का अकाउंट बनता है, 2 इंच भी ज्यादा बोल दिया। अच्छा, तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात हम बात करते हैं, अब ये जो प्रेफरेंस शेयर है और इक्विटी शेयरिंग किस किस को देंगे? बोलो, ये प्रेफरेंस शेयर्स किसको मिल रहे हैं? चेक करो ऊपर, ये प्रेफरेंस शेयर्स किसको दे रहे हैं? Exclimited. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और ये इक्विटी शेयर्स शेयर होल्डर्स। वो वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो हम उनको देंगे ना इनको, तो हम देंगे तो एंट्री क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेंगे? preference shares. शेयर मिलेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेंगे? आप कंबाइंड एंट्री मत करो, चलो अलग अलग करो। शेयर मिलेंगे। एक ही में कर दो भैया। प्रेफरेंस एक ही में नहीं, कर दो। अभी कर देता हूँ। प्रेफरेंस शेयर इन शेयर While वाइल limited. लिमिटेड। को भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मत लिख देना गलती से भी। क्या बोल दिया मैंने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मत लिख देना गलती से भी, तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर क्या मिलेंगे? प्रेफरेंस शेयर, इन सॉरी इक्विटी Equity शेयर shares. टू इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड, इन वाई लिमिटेड। ठीक है। कितना? 7.5 लाख। 750। ओहो, मजा आ गया। मतलब अभी आपको ये फील आई नहीं है, अभी थोड़ी देर में आएगी आपको फील, ठीक है। 7.5 लाख। अब देखो, जो मैंने प्रेफरेंस शेयर मेरे पास आए थे वो किसको दे दिए मैंने? वो किसको दे दिए? नीचे आ जाओ, इसको दे दिए। और जो मेरे पास इक्विटी आए थे वो किसको दे दिए? इसको दे दिए। चेक करो। अब Yes, मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में एंट्री डाल दूं मैं? यस सर। डाल दो। डेबिट साइड पे कितना? 6 लाख लिख दूं, और इक्विटी में 7.5। प्रेफरेंस में कितना? 6 लाख, और इक्विटी में बोलो, इक्विटी में कितना? 7.5। 7.5 लाख, 7,50,000। ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? क्या थे? प्रेफरेंस शेयर्स इन, परसेंटेज भी लिख देना आप इसके सामने ना, परसेंटेज तो मेरे को याद नहीं कितनी है। प्रेफरेंस शेयर इन वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा, यहाँ पे इक्विटी शेयर ये क्या थे? इक्विटी शेयर्स इन कौन सी कंपनी है? वाई लिमिटेड, ठीक है, मैंने कर दिया। ओके, एक काम करना, सबसे आखिरी में ना ये वाला अकाउंट बंद करना आप, इक्विटी शेयर होल्डर वाला सबसे आखिरी में होगा। अब बंद करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला अकाउंट। अच्छा, बैंक वाला तो होगा ही नहीं कुछ, बैंक अकाउंट तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। क्या मेरे पास बैंक बैलेंस कुछ बचा था? बैंक बैलेंस तो सारा ट्रांसफर ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 5 लाख की बजाय कितना दे दिया उनको? कितनी वैल्यू डिलीवर करी है? 6 लाख। 6 लाख। तो यहाँ पे नुकसान हो गया है, वो नुकसान जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, वो नुकसान जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन, सारे जो लॉसेस होते Realization हैं वो debit कहाँ चले जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। आप एक तरह से उनको प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो। और नॉर्मली प्रीमियम कहाँ जाता है हमारा? वो सेट ऑफ होता है, या तो पीएनएल से होता है या बाकी कोई रिजर्व से होता है। लेकिन सारे के सारे, अब सागर क्या है? सागर मतलब आपको अब रिजर्व से सेट ऑफ नहीं करना, पीएनएल से सेट ऑफ नहीं करना, अब सब कुछ कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन। सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। नकली मालिक को सेटलमेंट कर दिया, कितने में? 1 लाख रुपए का यहाँ पे नुकसान हमें उठाना पड़ा, ठीक है, ज्यादा दे दी उनको। तो यहाँ पे रियलाइजेशन को आप डेबिट करोगे। उसके बाद आगे चेक करो और क्या बचा, और तो कुछ नहीं बचा ना। नीचे आ जाओ, अब रियलाइजेशन को आप पैक कर लो, रियलाइजेशन को पैक कर दो। रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है वो चेक कर लो, वैसे लॉस ही आना चाहिए। और वो लॉस किस आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 35,50,000, 35,50,000, 35 लाख, 10 लाख। कितना आ रहा 10 लाख का आएगा, 10 लाख का बैलेंस आएगा क्रेडिट में। है? 10 लाख का आ रहा है इक्विटी शेयर होल्डर।
इस तरह से हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी अकाउंट ये कब तक क्लोज नहीं करना आपको, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक ये सेटल बंद नहीं करना आपको। अब ये जो लॉस हुआ, ये लॉस किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर। टू रियलाइजेशन। मैच हो गया अकाउंट। और जैसे ही मैच हो गया तो बल्ले बल्ले पूरे नंबर। ये मैच होना चाहिए। ठीक है, बात ये समझ मैच में आ रही है? मतलब सवाल सही। बात समझ में आ रही है? ये होती है पुरानी कंपनी की बुक्स। तो पुरानी कंपनी की बुक्स में आपको क्या करना है, मेन काम। सबसे पहले तो देखो परचेज कंसिडरेशन तो आप कैलकुलेट करके रखोगे। क्यों? क्योंकि हमें जब नई कंपनी की बुक्स में एंट्री डालने को आएंगी, क्योंकि वो तो आएंगी वो तो हमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां से पीसी सबसे पहले कैलकुलेट हम करेंगे, तो पीसी हमारे पास पहले से कैलकुलेटेड होगी। अब बात हम क्या करेंगे क्या करना है? यहाँ पर, मत देखो, इसको पहले ही इतनी बड़ी पेंसिल थी, सारी खराब करके रख दी इसने। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं भैया, वो किसी और से कह रहा था मैं। अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना ही बनाना है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है, प्रेफरेंस शेयर अगर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट भी अलग से एक तैयार करके रख लेना। बैंक अकाउंट भी तैयार करके रख लेना। आपको करना ये है, जो भी एसेट्स है मेरे, जो भी एसेट साइड पर 3 कैटेगरी बन जाती है। एसेट कुछ ऐसे होते हैं जो बिकने वाले हैं, तो वो तो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट साइड पर। ठीक है, और जो हमारे बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस अगर टेक ओवर हुआ तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पर। और अगर वो टेक ओवर नहीं किया तो कहाँ पे आ जाएगा, वो बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, जो हमारी लाइबिलिटीज है वो भी लाइबिलिटीज हम बुक वैल्यू पे टेक ओवर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि एसेट अगर मान लो कोई ऐसा होता, जैसे मान लो फर्नीचर है, यहाँ पे फर्नीचर कितने का, 210 का है। फर्नीचर देखना कितने का है, 210 का। मान लो ये टेक ओवर ना करा होता, क्वेश्चन में लिखा होता कि फर्नीचर को छोड़कर बाकी सभी ऐसे टेक ओवर हुए हैं, तो क्या तब भी हमें ऐसे लिखना होता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल लिखना होता, सेम टू सेम आपको यहाँ पे ऐसे ही लिखना होता, 2,10,000 ही लिखना होता। अच्छा, तो पता क्या होता फिर क्वेश्चन में ये बोलता, वो क्या बोलता कि जो फर्नीचर है वो हमने किसी और को बेच दिया। सोच के देखो जरा, अगर वो कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, हम किसी और को बेच देंगे भाई मार्केट में, हाँ कि ना, बोलो। बिल्कुल हाँ। भैया। भाई अगर कंपनी टेक ओवर कर रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रही है क्योंकि हम तो काम बंद कर ही रहे हैं, तो हम फिर इस फर्नीचर को कहीं बेचेंगे ना मार्केट में। हम क्या लिख देंगे भाई, बैंक लिख देंगे। ये फर्नीचर मान लो हमने 2 लाख में बेच दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10,000 का नुकसान अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 लाख डेबिट साइड में भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा, डेबिट साइड में 2 लाख आ जाएगा। किस अकाउंट से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो कुछ नहीं हुआ, सुनो, अगर मान लो कुछ भी नहीं हुआ, खर्चे वर्चे हमारे नहीं हुए, तो ये बैलेंस सीडी जो होगा, ये बैलेंस सीडी मत रखना, इसको कहाँ ले जाना, इसको लास्ट में किसको हैंड ओवर कर देना, इक्विटी शेयर होल्डर को। इसको किसको दे देना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पैसा बचा नहीं रहेगा, वो मालिकों में ट्रांसफर हो जाएगा, और मालिक है इक्विटी शेयर होल्डर, 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख किधर आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड पर। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर ये ऐसे मैच होगा। बात कुछ समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ सर, समझ में आई है। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, इसी तरह से मैं आपको और बात समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे लायबिलिटी होंगी, सुनो, मैं पहले इसको इरेज कर दूं क्योंकि ना कंफ्यूजन हो जाएगी इससे। इसी तरह अगर कोई लायबिलिटी होगी अनरिकॉर्ड, मतलब वो कोई लायबिलिटी ऐसी जो टेक ओवर नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ने लिख दिया ऐसे, तो क्या कर दोगे, वो आपको क्रेडिट साइड पर लेनी है, और उसकी पेमेंट आपको टू बैंक से करनी ही है। उसकी पेमेंट कैसे कर देनी, टू बैंक से, और वो बैंक कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और अगर उसके बाद बैंक के बाद भी कुछ बैलेंस बचता है तो किस में ट्रांसफर कर दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर में, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़ा रहने का। जब काम बंद हो रहा है तो बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं तीसरा केस समझाता हूं। अगर ये 3 लाख रुपए टेक ओवर ना करती कंपनी, अगर ये 3 लाख रुपए टेक ओवर नहीं करते, तो कहां पे आता है, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी आ जाता, 3 लाख रुपए। और यहां पे क्वेश्चन में क्या हुआ, मान लो ऐसा हुआ,
और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये खर्चा कहीं हुआ ही नहीं पुरानी कंपनी का, तो क्या होगा, ये किसको दे देंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर को। और भैया इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे 3 लाख, तो वहां बैलेंस नहीं बच जाएगा 3 लाख रुपए? कहाँ पे? जैसे वहां पे लिख देंगे टू बैंक 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर में, फिर 3 लाख रुपए वहां पे डेबिट में ज्यादा नहीं आएगा? माय डियर, पूरी प्रोसेस कंप्लीट करो ना, आप आधी अधूरी देख रहे हो। 3 लाख यहाँ पे कम होंगे तो ये लॉस कम हो जाएगा, 10 लाख नहीं होगा, 7 हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। समझ में आ गई? इनका डाउट समझ में आया? रोहित का क्या कह रही? हाँ हाँ आ ठीक है। गया। हाँ बे आ गया। ये 10 लाख नहीं रहेगा फिर, ये जब ये 3 लाख यहाँ से गायब करेंगे तो ये 7 लाख नहीं हो जाएगा कम, तो यहाँ पे 7 लाख हो जाएगा और 3 लाख कैश हो जाएगा फिर। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही सही। आ तो रही है। हेलो, कहीं ऐसा तो नहीं खुशबू का समझ ना आए और बोलने लगी आवाज ही नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं? क्या खुशबू ईमानदारी से बोल रहे हो ना? मैं दोबारा बोलूं अपनी बात? हेलो, चली गई क्या? हेलो, देख लो ऐसे बच्चे हैं, बोल के चुपचाप बैठ जाते हैं। चुपचाप बैठ गया। अरे बोल तो दो, खुशबू आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई नहीं, मैं बाद में फोन करके पूछ लूंगा। चलो ठीक है भाई, ठीक है, और तो नहीं है डाउट इसमें? चलो अब नहीं सुनो, और क्या मुझे इसमें बताना था, और कुछ नहीं बताना था, आगे आगे क्वेश्चन आएंगे, करते जाएंगे, ठीक है। हाँ एक और बता दूं, एक और बता दूं, बस लास्ट, एक लास्ट और बता दूं। देखो क्या है, मान लो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो भैया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पता एंट्री क्या होती है? अगर कोई भी खर्चा आप पे करोगे तो उसकी एंट्री पता है क्या होगी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पुरानी कंपनी पे करेगी तो टू बैंक, एंट्री होगी। तो ध्यान से सुनो, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक तो रियलाइजेशन डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट में कहा जाएगा? क्रेडिट साइड पर। सही है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कई बार आपने देखा है लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस दिए होते हैं और मैंने आपको ये बात बोल रखी है, जब कुछ ना लिखे तो पुरानी कंपनी ही पे करती है, पुरानी कंपनी ही बियर करती है, तो उसमें ये एंट्री होती है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन में डेबिट साइड आएगा और क्या लिखेंगे हम? टू बैंक, बैंक में आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। और उसके बाद जो बैंक बचा वो किसको ट्रांसफर कर देंगे? इक्विटी शेयर। का मतलब भैया पैसा नहीं पड़ा रहेगा, पैसा कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, बात खत्म। मालिक, बिजनेस बंद हो रहा है, पैसा किसको मिलेगा? मालिक को मिल जाएगा, बात खत्म। भैया कितनी क्लास रहेगी? और दोस्त ये चैप्टर ना बड़ा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जितनी मैं एक बार नहीं भैया, मैं ये कह रहा हूँ अभी कितनी देर की रहेगी ना, बस सिस्टर को छोड़ के आना है। 6 मिनट तो मैं लीव कर दूं भैया? है। मेरे को ना सिस्टर को छोड़ के आना है उसके ऑफिस, तो लीव कर दूं मैं? हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बाद में जाके क्लास देख लेना, अगर कुछ बच भी हाँ, तो ठीक है बाद में भैया। देख लेना, बस मैं खत्म ही कर रहा हूँ इसको। ठीक ठीक है, है, तो ये ओके, काम नमस्ते भैया। ये काम करना है आपको। अगर किसी के डाउट हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं, बाकी आज की क्लास एंड हो चुकी है, तो ठीक है, बाय बाय कर दो। आज की क्लास एंड हो चुकी है, अब जो बच्चे पूछेंगे डाउट पूछ सकते हैं, बस आज की क्लास खत्म होगी, आप चाहें तो लीव कर सकते हैं।